हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 12 फरवरी और देखते हैं आज के कौन से करंट अफेयर हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जैसे पता ही है कि मेरे जो स्रोत होते हैं वो आपका द हिंदू, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ, इन सब स्रोतों से मेरी खबर होती हैं। और मैं जो भी खबर लाता हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ही लाता हूँ। इस क्लास में कोई भी फालतू की बातें नहीं ऐड होती हैं या कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं होता है। टू द पॉइंट बात की जाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसमें आपका एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का भी समावेशन किया जाता है कि कहीं से भी आप रह ना जाएं। साथ ही साथ करंट अफेयर को पढ़ाने के बाद मैं इसमें आपको एमसीक्यू कराता हूँ यूपीएससी स्टैंडर्ड और पीसीएस स्टैंडर्ड्स के। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की आज करते हैं हम शुरुआत। पहली खबर है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव चर्चा में क्यों था। विपक्षी जो सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष कौन है, हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ उन्हें पद से हटाने का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा है। ये आज के द हिंदू पेपर में पूरा आर्टिकल है किस तरीके से क्या है ना। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को मैंने निकाला है और उसके बाद स्टैंडर्ड और एनसीईआरटी का समावेशन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि फालतू की चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं देखनी है। हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, प्री को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई जाती है। मेंस के लिए अलग से क्लास बनाई जाएगी। जब बहुत अच्छे तरीके से और लोग क्लास में जुड़ जाएंगे तो जल्दी जल्दी आप भी प्रयास करिए कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और क्लास से जुड़ें। तो बहुत ही जल्द मेंस की क्लास स्टार्ट की जाएगी जिसमें पर डे 7 आंसर राइटिंग, 7 क्वेश्चन पर आंसर राइटिंग कराई जाएगी। चलिए पहली खबर जो हमारी है आपको मैंने बता दिया है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका। तो अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि जो अध्यक्ष है लोकसभा का, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत। मतलब अभी जो लोकसभा में हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पर उससे पहले क्या होता है कि हमें संसद के जो सदस्य हैं उन्हें 14 दिन का नोटिस, ऐसा कोई भी संकल्प तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दी गई हो। अब देखिए सूचना दी गई हो, इस पे मैंने इतना अच्छा एमसीक्यू बनाया है ना, इतना शानदार कि यूपीएससी डायरेक्ट ही वैसे पूछ सकता है। आप देखिएगा, बताऊंगा मैं आपको, याद रखिएगा आप मेरी बात। पीठासीन अधिकारी के रूप में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है ना। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वो क्या करेगा, तो वह सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन पीठासीन नहीं रह सकते, मतलब अध्यक्ष नहीं रह सकते। उन्हें प्रथम बार में मत देने का अधिकार होगा। मतलब जब पहली बार वोट दिया जाएगा तो दे सकते हैं, लेकिन मतों के बराबर की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार नहीं होता है। ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तक भारत के पहले अध्यक्ष जो हमारे थे लोकसभा के, जेबी मालवंकर जी, जिन्होंने 1954 में ऐसे प्रस्ताव का सामना किया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई है हमारे करंट अफेयर की खबर, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे प्री के लिए और जो अवधारणा थी वो हमने समझ ली है। अब हम एमसीक्यू भी इसका आपको दिखा देते हैं, फिर हम अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम सारी खबर पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू करेंगे। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं इस क्लास में किस तरीके से चीज़ों को कवर करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गलत नहीं पूछा है। मैं बार बार यहाँ एरो इसलिए करता हूँ, एग्जाम हॉल में 2 से 6 क्वेश्चन हमारे इसी कारण से गलत हो जाते हैं आते हुए भी। अध्यक्ष को हटाने का संकल्प लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। बात तो इसने सही कही है। ठीक है,
दूसरा, जब उन्हें हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं रह सकते। यहाँ तक तो बात सत्य है, लेकिन उन्हें ये निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, मतलब सबके साथ तो मत दे सकते हैं पर निर्णायक मत नहीं दे सकते। भारत के पहले अध्यक्ष जीबी मालवंकर को देखिए, यूपीएससी इस तरीके से लाइन, यहाँ कॉन्सेप्ट ले लेगा आपका, ये कॉन्सेप्ट हो गया है ना, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ थोड़ा सा फैक्ट हो गया। इसको मिक्स करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाते हैं। ये बात सत्य है, दूसरी बात गलत है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? सी सही है। मैं कथन देता हूं इस तरीके से, यूपीएससी कथन इसमें इस तरीके से दे सकता है कि कथन 1, कथन 2 की, कथन 1 और 2 की कथन 3 सही व्याख्या करता है। फिर इस तरीके से देगा कथन 3 कथन 1 की कथन 2 सही व्याख्या करता है, कथन 2 और कथन 3 की कथन 1 सही व्याख्या करता है। पर आपको पता है कि इसमें कथन 2 गलत है, तो ये कैसे व्याख्या कर देगा? इसको हटाना पड़ेगा। कथन 1 और कथन 2 की 3 भी व्याख्या नहीं करेगा, कथन 3 की 1 भी व्याख्या नहीं करेगा। फिर से लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वास्तव में कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको यूपीएससी ट्रैप में फंसाता है, पर आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट, अपने फैक्ट पर पकड़ है तो वो नहीं फंसा सकता। चलिए, मेरी क्लास में इसी चीज को दूर किया जाता है कि किसी भी तरीके से एस्पिरेंट को दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में जब वह जाए। तो रोज इन क्लासों के जो एमसीक्यू होते हैं उन पे जाकर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, तो अभ्यास करते करते आप इतनी महारत हासिल कर चुके होंगे कि यूपीएससी आपको अपने ट्रैप में नहीं फंसा सकता। पीएम सूरज पोर्टल, ये क्या है पोर्टल? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के अनुसार 2024-25 के माध्यम से क्या हो रहा है, वंचित वर्गों के लिए 1.30 लाख उद्यमियों को लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित किया जाएगा। अब विस्तृत जानकारी देखिए। इसका पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, स्टेट पीसीएस फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। हैबिट है, पीसीएस कहते हैं हमें आदत से मजबूर, हम तो पूछेंगे इस तरीके से क्वेश्चन। लक्ष्य समूह कौन से हैं? एससी हैं, ओबीसी हैं और सफाई कर्मचारी हैं, एसटी नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कार्य प्रणाली क्या है? यह पात्र व्यक्ति को सीधे बैंक ऋण और सब्सिडी सहायता प्रदान करने वाला एक क्या है, वन स्टॉप पोर्टल है। इसका महत्व क्या है? यह जमीनी स्तर पर ऋण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। तो बस हमारे लिए इतना ही जानना महत्वपूर्ण था। अब देखिए इसका एमसीक्यू, तो आपको समझ आ जाएगा कि करंट अफेयर पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए करंट अफेयर पे। ये लीजिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड का एमसीक्यू बताइए। पीएम सूरज पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन, देखो यहाँ असत्य, ये देख लिया करिए, सत्य पूछ रहा है कि असत्य, तो सत्य पूछा है तो बताइए। अब मान के चलिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन करता हूँ, अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया तो तुरंत आपको पता होगा, आप तुरंत आंसर दे लेंगे। पर यहाँ पे यूपीएससी ने एक चीज और जोड़ दी, एसटी, और इस ऑप्शन को काट दिया। ठीक है, मान के चलिए इस ऑप्शन को हटाइए, काट दिया इस ऑप्शन को, और यहाँ लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट सी बात है, इनमें से कोई नहीं। देखो ये बात पूरी सत्य हो जाती, बट जहां एसटी को शामिल कर दिया ना, बस यहीं पर गलती हो गई। और यूपीएससी ऐसी सिली मिस्टेक कराने के लिए माहिर होता है बच्चों से। और मैं तभी कहता हूँ इस क्लास को बहुत ईमानदारी से आप लीजिए, है ना। और साथ ही साथ जो 2026 की प्री एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए 2000 एमसीक्यू की मैंने सीरीज चलाई हुई है, उसमें ईमानदारी से आप लग जाइए। साथ ही साथ ये क्लास भी लेते रहिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 75 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे आराम से, आप 60 सही कल ले जाएंगे, इसकी गारंटी है। आप जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलेंगे तो आप खुद अपने आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ईमानदारी से अगर तैयारी की है क्लास में तो मेरा प्री निकल गया, अब मुझे मेंस की तैयारी करना है। बस प्री तब निकलेगा, जिस पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ वो आपको करना है सी सेट, है ना। सी सेट को जरूर आप 4 घंटे दीजिए। इस ये बहुत, मतलब ये मान के चलिए कि आधे लोगों के यहीं पे इसी वजह से प्री नहीं निकल पाता है। चलिए,
तीसरी खबर की ओर अपना रुख करते हैं। तीसरी खबर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? पहले तो आपको यही डायरेक्ट पता होना चाहिए, असम में है। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन यह है क्योंकि यह भारत के एकमात्र कपी फूल को गिब्बन का घर है। यहाँ ये लिख देगा ना कपी, तो आप यहीं से कंफर्म हो जाएंगे, इसको काट देगा। लो, यूपीएससी ये करता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये लीजिए, ये भी बता दिया। संरक्षण की स्थिति याद रखिएगा, लुप्त प्राय है ये, ठीक है। चलो एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि यहाँ किस स्टैंडर्ड से चीज़ें इस क्लास में शामिल की जाती हैं। यह पहली क्लास ऐसी बना रहा हूँ यूपीएससी और पीसीएस के लिए। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करिएगा, आपको इस तरीके से क्लासेस नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आया जाएगा, करंट अफेयर पर लंबा लंबा डिस्कस किया जाएगा, 1 घंटे डिस्कस करेंगे और आपको चले जाएंगे पीडीएफ देके। और पीडीएफ भी कौन सी होगी, जिसमें बहुत लंबी लंबी बातें लिखी होंगी। यहाँ से आपको 3 से 4 पेज की पीडीएफ है, जिसमें एमसीक्यू प्लस करंट अफेयर है। डेली करते रहिए, 10 एमसीक्यू डेली होते हैं, तो आप खुद लगाइए कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कम से कम 1 साल में 5400 क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा। अब 5400 कैसे, 2000 तो आपको मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, और बाकी आपके यहाँ पर हो जाएंगे 3000 प्लस, तो पूरा 5400 पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यह असम के जोरहट जिले में स्थित है और भारत का एकमात्र कपी, इसको हटा दो, इसको इसलिए हटा दो, यूपीएससी मुझे लगता है कि इस चीज को ना डाल के ना इस चीज को डालेगा। आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है आपको इसमें, ठीक है। हमको आईसीएन की रेड लिस्ट में क्या है, गंभीर रूप से नहीं। देखो यूपीएससी यहाँ खेलता है, लुप्त प्राय है पर गंभीर रूप से नहीं है। पूछा क्या है पहले ये भी देख लेते हैं। हमसे सही कथन पूछा है, तो बताइए कौन सा सही है। आपके सामने मैंने बता दिया है, कथन केवल ये सही है। चलिए चौथी न्यूज। देखिए यहाँ पे ना फालतू की खबरों को ऐड नहीं किया जाता है। कभी न्यूज 10 हो जाती है, कभी 11, कभी 12, आज 7 ही है। उसका रीजन है क्योंकि जो बहुत ही महत्व, देखिए ब्लैक कार्बन क्या होता है, इसकी अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहीं से डायरेक्ट शुरुआत कर लेते हैं। यह जीवाश्म ईंधन बायोमास के अपूर्ण दहन से निकलने वाला एक अल्पकालिक जलवायु देखो यहाँ पे देखो किन चीजों का याद रखना है। एक तो यहाँ वो दीर्घकालिक कर सकता है, इस चीज का याद रखिए। अपूर्ण की जगह पूर्ण दहन कर सकता है, याद रखिए। बाकी आपको जीवाश्म इस ईंधन और बायोमास में इन्वायरमेंट जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। जैसे ये मान के चलिए एक वृक्ष है, वृक्ष में है ना, वृक्ष के अंदर कुछ बायोमास होता है ना। वो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, चीजें संचित करते हैं, बायोमास बनाते हैं। लकड़ी जब हम जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि कोयला हो जाता है। जब उसका पूर्ण दहन होता है तो ब्लैक कार्बन का निर्माण होता है। इसका असर क्या होता है, यह सौर विकिरण जो हमारे सोख लेता है और बर्फ की सतह पर जमने से उसकी, देखिए आज ही करंट अफेयर में, जो सॉरी कल के करंट अफेयर में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर आपने सही से पढ़ा हो कि ये एक पर्वत है जिस पर बर्फ जमी हुई है, देखिए खूब बर्फ जमी हुई है, सूरज की रोशनी आ रही है और इसको परावर्तन कर दे रहा है ये। पर जब ये पिघल गया, पिघलने के बाद क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब मतलब तो जल्दी से पिघलता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है, जीव जंतु भी नष्ट होते हैं, है ना। यूपीएससी का फोकस देखिए नीचे लिख दिया है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारक। देखो ये जो मैं डालता हूँ ना, ये समझिए रामबाण चीज डालता हूँ। यूपीएससी यहाँ खेलता है, फिर यहाँ खेलेगा आपसे, फिर आपसे वो यहाँ खेलेगा। अब बताइए, आप इतना करंट अफेयर पढ़ते हो, इतना करंट अफेयर पढ़ते हो, 1 1 घंटे क्लास देख रहे हो, द हिंदू चीजें, क्या इस तरीके से कोई आपको चीजों को बता रहा है? बस यही तरीका है कि हमें कोई इस तरीके से बता ही नहीं रहा है कि हम एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करके जाए प्री की। और देखिए इस पे एमसीक्यू भी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूँ कि कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस शुरू साथ में कराई है। अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोग जोड़िए, लाइक करिए, चैनल को जितना अधिक आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि हिंदी माध्यम को सही तरीके से चीजें मिलनी चाहिए, ये मेरा सोच है, और अधिक से अधिक सिलेक्शन होने चाहिए। देखिए कथन क्या पूछा है, कथन पूछा है सही है जीवाश्म के। देखिए मैंने कहा था यहीं पे, देखिए अपूर्ण था, पूर्ण नहीं था। वहां पे अल्पकालिक की तरह दीर्घकालिक कर देगा, या बर्फ की सतह में जमने से उसके
अल्बेडो को कम कर देता है। हाँ, सही बात है। इसे ये देखो, ये जो थी ना, ये मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद आप एकदम से कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कथन सही पूछा था, इसका आंसर है बी। ठीक है, चलिए। तो एक ही जगह सब आपको मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे आप। अभी जब मेंस की क्लास आएगी ना, देखिएगा उसमें भी क्या शॉर्ट नोट्स होंगे। मतलब 7 क्वेश्चन की अगर मैं आंसर राइटिंग कराऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मुश्किल से मुश्किल 9 पेज, 8 पेज, और इतने स्मार्ट तरीके के नोट्स होंगे ना, मान के चलिए 2 मिनट, ये मान के चलिए एक A4 साइज़ पेपर है, ठीक है? हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? और ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बताएँगे कि आप जैसे लिखना शुरू करें तो यहाँ से करें। इंट्रोडक्शन में मुख्य चीज़ें, अवधारणा थोड़ी डाल दें। फिर जब बॉडी का शुरुआत करें, थोड़ी यहाँ से करें बॉडी की शुरुआत, ऐसे अच्छा लगता है ये, है ना? बॉडी इनसाइड, वहाँ पे क्या चीज़, किस तरीके से डायग्राम बनाना है एरो वाइज़, वो भी बता दूँगा। फिर जब निष्कर्ष की शुरुआत करें तो निष्कर्ष कोशिश करें 1 से 2 लाइन में कंप्लीट करें बस। और ये आपका मैं 250 200 शब्दों की जब आंसर राइटिंग कराऊँगा ना, तब आप देखेंगे। जिस तरीके से पीटी के नोट्स आ रहा है ना प्री के, इसी तरीके से मेंस के भी आपको नोट्स मिलेंगे टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं, काम की बातें। क्योंकि मेरी क्लास का उद्देश्य है अधिक से अधिक देना है, कम समय में देना है, जिससे छात्र अच्छे तरीके से और चीज़ों में भी समय दे सकें। पीएम केयर फंड, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में स्थिति और आरटीआई के दायरे को लेकर बहस जारी है। साथ ही 2026 के ऑडिट रिपोर्ट में इसके द्वारा, देखो ये तो था करंट में, ये तो लाइन आप पढ़ लीजिए क्यों करंट में था। अब हमारा जो मुख्य चीज़ शुरू होता है वो यहाँ से होता है डेप्थ में। इसका पूरा नाम आप याद रख लीजिएगा स्टेट पीसीएस के लिए, ये याद रख लीजिएगा। स्टेट पी, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये यूपीएससी है। ये है भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, और यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए, मुझे लगता है कि शायद 2026 में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, है ना? कर से छूट, हाँ, 80 या 100% कर मुक्त होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसका ऑडिट कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल द्वारा नहीं किया जाता। ये भी देखो, जहाँ मैं ये ऐसे गोले बना रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ना क्यों? यूपीएससी यही इन्हीं सब पॉइंट में आपसे खेलेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से क्लास देखनी है। फिर उसके बाद आप भी अगर डिजिटल रूप से पढ़ते हैं या A4 साइज में पेपर में निकलवाते हैं पीडीएफ, और पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। रोज वहाँ पीडीएफ डाल दी जाती है ना? देख रहे हो आप? अब चलिए छठी खबर देखते हैं आज की। देखिए, मिलती जुलती चीजें हैं, यही यूपीएससी कंबाइंड, मतलब क्वेश्चन को मिक्स कर देगा ना, आप बिल्कुल बिल्कुल आप मान के चलिए गलत करने के चांसेस 99% से ऊपर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या है? पीएम केयर्स, और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के विलय की मांग उठती रहती है, क्योंकि यह दोनों का उद्देश्य लगा, पर ये विलय नहीं किया गया, इस चीज को याद रखना। विलय नहीं किया गया, इस चीज को बहुत याद रखना। यूपीएससी यहाँ भी खेल सकती है आपसे। अब गहराई में हम समझते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस लिए? पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद के लिए। देखो यहाँ यूपीएससी क्या करेगा ना, भारत के लिए, मतलब उद्देश्य क्या था? बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को, प्रमुख दुर्घटनाओं से दुनिया की पूरी तत्काल सहायता देना। यहाँ पे अफगानिस्तान कर दे, कुछ भी कर दे, याद रखिएगा। धन का स्रोत क्या था? यह पूरी तरह से जनता के दान पर निर्भर है, तो कोई बजट, देखो ये जो लाइन है ना, ये याद रखिएगा। प्रबंधन, इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। इसकी धनराशि को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश किया जाता था। अब बताइए, इस तरीके से करंट, देखिए करंट पढ़ने का तरीका यही होता है प्री के लिए, कि हमें यूपीएससी की, अब जैसे मान के चलो ये आया, तो इसकी अवधारणा क्या है, मैंने आपको बता दिया क्या अवधारणा है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया, ये तो रही अवधारणा। फिर ये मैंने बताया क्यों शुरू किया था, ये बता दिया। तो उसके बाद उसके फैक्ट क्या है, देखो यूपीएससी करना यही मिक्स करता है ना। चलिए, सातवां
आज की 7वीं न्यूज, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। हाल ही में आए चक्रवातों आपदाओं के दौरान एक सहायता मांगी गई, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से। अब इसको हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। स्थापना 2005 की धारा 46 के तहत की गई। ये स्टेट पीसीएस वाले, आरपीएससी वाले ज्यादा ध्यान रखें, वहां धारा बहुत पूछता है। मैंने आरपीएससी के पेपर कई बार नोटिस किए, वो धाराएं अधिक पूछता है ना। वैधानिक स्थिति, वैधानिक कोष है ना, जो पीएम केयर्स, और मैंने आपको जस्ट ऊपर पढ़ा जो ट्रस्ट से अलग है, इससे अलग है, ये चीज, इस लाइन को याद रखना। खाता, यह भारत के सार्वजनिक खाते में रिजर्व फंड के रूप में, ये देखो, ये याद रखना। फंडिंग, इसके लिए धन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के माध्यम से आता है। ऑडिट, इसका ऑडिट अनिवार्य रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि मेरा करंट अफेयर पढ़ाने का अप्रोच कैसा है, और हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं। हम लोग पता है कैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। न्यूज मान के चलिए आई पीएम सूरज पर, अब इस पे हम 30 मिनट चर्चा कर रहे हैं। 30 मिनट चर्चाएं चल रही है भाई, 30 मिनट। पीएम सूरज क्या है, कैसे, अरे भाई पता है एक एमसीक्यू बनना है। अगर पीटी में इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों रखता है, क्योंकि सोसाइटी का मुद्दा है, पेपर फर्स्ट में हमारे सोसाइटी की चीजें दे रखी हैं, है ना। फिर मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो आपका डायरेक्ट यहां से नहीं बनेगा, ये तो एक आपका ये समझिए एक फैक्ट हो गया। फिर मेंस के लिए फैक्ट है इसकी। क्यों ऐसे पूछ देगा कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों और ओबीसी को और सफाई कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान के लिए कौन से कार्य किए गए हैं, आलोचनात्मक विवरण करें, ठीक है, या तर्क प्रस्तुत करें। तो उस समय ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर उस पर 30 मिनट की चर्चा क्यों कर रहे हो। पीएचडी करना है क्या, या 1 एमसीक्यू के लिए करना है। 1 एमसीक्यू के लिए सफिशिएंट आपके पास फैक्ट होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए, क्या है महत्व, क्या है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बस हो गया काम, इससे ज्यादा क्यों पढ़ना। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो, फालतू में देखिए समय नहीं लगाना है, क्योंकि हमें जितनी, देखिए यहाँ प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मैं पॉलिटी इकोनॉमी ला रहा हूँ, उसमें प्री प्लस मेंस में पढ़ाऊंगा मैं सब्जेक्ट को। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जैसे कोई टॉपिक, जैसे मैं मान के चलिए प्रस्तावना लाया, तो प्रस्तावना अगर मैंने एक दिन में प्रस्तावना के मान के लिए आधी पढ़ा पाई, चीजें कुछ ही पढ़ा पाई, और जितनी पढ़ाई है ना उससे 10 एमसीक्यू। उसका रीजन है, मैं बताएं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि आप जितने जल्दी इन चीजों को सीख जाएंगे ना कि मुझे प्रैक्टिस जरूर करना है पढ़ाई के बाद। लोग कहते हैं ना रिवीजन करो, मैं कहता हूँ हाँ रिवीजन करो, पर रिवीजन किस तरीके से करना है ये भी तो पता होना चाहिए। रिवीजन का सही तरीका भी हम लोग को पता नहीं है। पता है क्या होता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए ना रिवीजन में, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी रिवीजन उतना अच्छा होगा, है ना। अब देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, अब ये रिवीजन ही चल रहा है। पीएम केयर्स फंड के बारे में कौन सा कथन, ये देखो, यहाँ मैंने बार बार कहता हूँ देखा करो, असत्य पूछा है, बताओ क्या है इसका आंसर। मैंने आपको बता रखा है ये भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, आपदा वाला है, ये नहीं है, ठीक है। चलो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका बताइए आंसर क्या है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, बताइए। इसकी स्थापना 1948, देखो मैंने बोला था ना, ये लाइन याद रखना, आप पाकिस्तान जब अफगानिस्तान कर दे या कुछ कर दे तो हाँ हकीकत है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई। इस कोष को वार्षिक, देखो ये भी मैंने आपको बताया था, कोई बजटीय सहायता नहीं होती थी, ठीक है। इसका हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछा है सही। चलिए, तो इसी तरीके से देखो अब रिवीजन हो रहा है ना, चीजें रिमाइंड हो रही हैं, तो अपने दिमाग में ना, हाँ यार अभी तो जस्ट तो पढ़ा है मैंने ये चीज, मेरे से गलती कैसे हो सकती है। और आप एमसीक्यू कैसे करा करिए, जैसे ये एमसीक्यू मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया, तो आप क्लास को रोकिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आप सोचिए, मैं अभी मैं पढ़ के आया हूँ तो मैंने क्या चीजें पढ़ी थी, यही तो रिवीजन है। तो कोई धारा पे क्वेश्चन पूछता है, मैंने उस समय कहा था आरपीएससी पूछता है, हाँ ये बात क्या है, सत्य है। इसे भारत के सार्वजनिक खाते, बिल्कुल, इसका ऑडिट अनिवार्य रूप से, देखो ये भी मैंने बताया था, बिल्कुल बात सत्य है, तीनों ही सत्य है। तो इसी तरीके से देखो रिवीजन हो रहा है ना, पर ये ऐसे जो रिवीजन हो रहा है, ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे करंट अफेयर, पर
वैसा रिवीजन अलग होता है, करंट अफेयर के मैगजीन ले आए 200 पेज की, फिर एक बार पढ़ लिए, फिर एग्जाम आते आते कुछ भी चीज हमें क्लियर नहीं होती, हमें इतना डर लगता है कि यार करंट अफेयर तो पढ़ लिया था, इतना याद कुछ नहीं है। तो याद ऐसे होता है। अल्बेडो शब्द का सबसे सटीक वर्णन क्या है? देखो मैंने आपको इमेज बना के भी समझाया था, है ना। चलिए, ये देखो मैंने कहा था ना, इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ये देखो, पीएम केयर्स फंड के पदेन ट्रस्टी में कौन शामिल नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। इसका आंसर डी है। अभी आपको पढ़ा, आपको देखियो स्क्रीन पे थोड़ा क्वेश्चन को रोकना, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। और अभी जैसे आपने सुबह एक क्लास ले ली है ना, तो शाम को एक बार फिर से एक बार एमसीक्यू कर लेना बहुत अच्छे से, और एक बार थोड़ा सा करंट अफेयर पे नजर मार देना। फिर आपको करंट अफेयर इसको रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस कर ली, वो चीजें एकदम चढ़ चुकी हैं। और एग्जाम से क्या करना, एग्जाम जब देने जाओ ना, जैसे आप 2026 दो या 2027 का दो ना, तो एक चीज का याद रखना कि जितने ये 10 एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ ना, इनको कहीं ना कहीं सेव करते जाओ इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से लेके, है ना। अब उसमें आपको क्या करना है, जब भी कोई एग्जाम देना ना, उससे 10 दिन पहले, जैसे मान के चलो कभी 3000 एमसीक्यू हो जाएंगे टोटल, कहो 4000 भी हो जाए, कहो, है ना। तो आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर ही चुके हो एमसीक्यू का, उन 10 दिनों में ना फिर से एक दिन प्रैक्टिस कर देना है बैठ के। तो आपका करंट अफेयर ना एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो मैंने ये कहा था, ये याद रखना, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनाएगा ना, ये ट्रैप है यूपीएससी का, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए आवश्यक 14 दिन का नोटिस देने का मुख्य संवैधानिक उद्देश्य क्या है, ये बताओ आप। देखो सब सही लग रहे होंगे आपको कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही तो यूपीएससी करता है। सबसे सटीक बताना है, संविधान मुख्य, देखो पूछा नहीं, सबसे सटीक बताओ मुझे, तो मुख्य बताओ। तो इसका जो मुख्य होगा वो सदन को इस गंभीर विषय पर विचार करने और आकस्मिक संकल्प से बचने का अवसर देना। बहुत से लोग ना ई आंसर लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। आप सोचिए मैंने कितने डेप्थ में ये क्वेश्चन बनाया है, यूपीएससी ऐसी ही डेप्थ में जाता है। आप पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत, आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। जिस दिन ये क्वेश्चन रख दिया, और जितने भी आपके साथ वाले पॉलिटी में कहते हैं ना मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है, मेरे से तो पॉलिटी पूछ लो, तो एक काम करना, पूछ देना ये क्वेश्चन। जो हवाबाजी ज्यादा करे ना, पूछ देना ये क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा उसको। फिर अब वो आपसे कहेगा हाँ हाँ बताओ कैसे सही है, कैसे सही है, तो ये लो, ये लो व्याख्या, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आपको तो भी थोड़ी हवाबाजी करनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए, तो आज का करंट अफेयर यही ओवर होता है, और अधिक से अधिक लोग जोड़िए तो जल्दी से मेंस की भी शुरुआत करते हैं, और सब्जेक्ट शुरुआत करते हैं। इकोनॉमी पॉलिटी तो बहुत जल्दी शुरू हो रही है ना। और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, क्लास आपको कैसी लगी, इस तरीके से आप पहले पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। चलिए, धन्यवाद।